अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इको और लॉजी। इको का मतलब होता है हाउस और प्लेस टू लिव, यानी वो जगह जहाँ जानदार रहते हैं। और लॉजी टर्म जहाँ भी यूज़ होती है इसका मतलब होता है स्टडी, डिस्कस करना, एक्सप्लोर। तो इकोलॉजी में हम जानदार और उनके माहौल का आपस में जो ताल्लुक़ है वो पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। द एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो माहौल है, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें दोनों तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं। लिविंग थिंग्स भी, जानदार अशिया भी पाई जाती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी गैर जानदार अशिया भी पाई जाती हैं। लिविंग थिंग्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। जो हमारे माहौल में लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें जो हैं, उनको नाम दे दिया गया बायोटिक कंपोनेंट्स का, यानी जानदार अंसर। और वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज इट्स ए बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो हमारे माहौल में गैर जानदार अशिया थी उनको नाम दे दिया गया ए बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी गैर जानदार या बेजान अंसर। बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। जो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक कंपोनेंट्स पे, क्योंकि जो जानदार हैं वो प्लांट्स हैं जैसे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में से लेके उसको खुराक के लिए, या सूरज की रोशनी लेके वो अपनी खुराक बनाते हैं। तो इस तरह वो डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं ए बायोटिक पे। The study of relationship between the biotic and abiotic components of environment is called ecology. जैसा कि हमने चैप्टर के नाम में भी पढ़ा था कि जो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप यानी जानदारों और उनके माहौल का जो आपस में ताल्लुक़ है उसका जो स्टडी है उसको स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। The study of interaction and interdependence between biotic and abiotic components of the environment is called ecosystem. जो बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन यानी उनका जो वास्ता पड़ना है या उनका इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर इंहिसार करना है, वो माहौलियाती निज़ाम कहलाता है। इन एन इकोसिस्टम हमारे माहौलियाती निज़ाम में एबायोटिक मैटर्स जो गैर जानदार या बेजान मादे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर, पानी एक्सेट्रा, आर यूज्ड बाय प्लांट्स। अब ये एबायोटिक यानी गैर जानदार मादे हैं, लेकिन इनको यूज़ कौन कर रहा है? प्लांट्स, पौधे यूज़ करते हैं। विच ट्रैप द सनलाइट एनर्जी, जो सूरज की रोशनी लेते हैं, एंड कन्वर्ट दैम इनटू फूड, और उसको खुराक में बदल देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एज फूड चेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर मैं इसको सिंपल वर्डिंग में डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब है कि माहौलियाती निज़ाम का सबसे अहम काम ये है कि सूरज से रोशनी जो आती है, सनलाइट एनर्जी जो ली जाती है, वो ख़ुराक की शक्ल में एक जानदार से दूसरे जानदार तक मुंतकिल कर दी जाती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट एनर्जी जो हम लेते हैं, पौधे लेते हैं सनलाइट एनर्जी को, तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? पौधों में। जब वो अपनी खुराक तैयार करते हैं तो वो एनर्जी पौधों में ट्रांसफ़र हो जाती है, और उन पौधों को जब कोई जानवर खाता है तो वो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब उस जानवर को कोई और जानवर खाता है तो वो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह ये एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी की फूड चेन जो है वो चलती रहती है। ऑन डिके ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक मैटर्स फिक्स्ड इन बायोटिक कंपोनेंट्स आर रिलीज्ड बैक इनटू बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जब तक वो किसी जानदार की बॉडी में होते हैं वो बायोटिक होते हैं, और जैसे ही वो जानदार जो है डेड हो जाता है या उसकी बॉडी जो है वो डिके होने लगती है, गलने सड़ने लगती है, तो वो वापस से एबायोटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से एबायोटिक बन जाते हैं, गैर जानदार। इन दिस वे एन इकोसिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स इन साइक्लिक वे एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। इस तरह जो माहौलियाती निज़ाम है वो चीज़ों को बार बार साइक्लिक वे में घुमा के इस्तेमाल करता है, ताकि जो उनका कुदरती बैलेंस जो है इकोसिस्टम का वो बरकरार रहे। पहला टॉपिक है हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल टू लाइफ। कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो ऐसे अज्जा हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, कार्बन हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे फैट्स, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बन पे कंसिस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस।
और ये दोनों हमारे माहौल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, फ़िज़ा में नेचुरल तौर पे प्रेजेंट होते हैं, हमें बनाने नहीं पड़ रही है, कुदरती तौर पे मौजूद हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन गैस भी। दे कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ साइक्लिक वे। अब ये मुस्तकिल तौर पे सर्कुलेट कर रहे हैं बिटवीन इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में, इन अ साइक्लिक वे। कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, ये आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द फोटोसिंथेसिस, जब पौधे जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुराक बनाते हैं अपनी, दे टेक इन कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे माहौल से, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे जब अपनी खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले लेते हैं। इन दिस प्रोसेस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस जो है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो बदले में वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी। तमाम जानदार जो हैं वो सांस लेते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर। अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब ये सांस लेने का प्रोसेस होता है, दे टेक इन ऑक्सीजन। अब जानदार क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, और जो रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एटमॉस्फेयर में वापस फ़िज़ा में जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। Similarly, during decomposition and combustion of biomass, matter of dead bodies, the oxygen gas present in atmosphere is used and the carbon of biomass is released into the atmosphere in the form of carbon dioxide. इसका मतलब है सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, ड्यूरिंग डीकॉम्पोजिशन कहते हैं जलने के अमल को, और कंबस्टन कहते हैं डीकॉम्पोजिशन कहते हैं डिकम्पोज होना, यानी गलने सड़ने के अमल को। डिकम्पोजिशन गलने सड़ने के अमल को कहते हैं और कंबस्टन जो है वो जलने के अमल को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब पौधे या जानवरों का जो मादा है वो जब गलते सड़ते हैं, ठीक है, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, और ये जो मादे हैं इनका जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वापस हवा में शामिल हो जाता है। एनर्जी फ़्लो इन द इकोसिस्टम। एनर्जी का बहाव माहौलियाती निज़ाम में, एनर्जी कैसे फ़्लो करती है, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। वी नो दैट ऑर्गेनिज़म्स नीड एनर्जी फॉर दियर लाइफ एक्टिविटीज़। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स, जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। दे गेट एनर्जी फ्राम फूड। एनर्जी लेते कहाँ से हैं जानदार? खाने से। इन एन इकोसिस्टम, हमारे माहौलियाती निज़ाम में, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमारे माहौल में हम जानते हैं कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक ख़ुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। एंड आर दस टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि वो अपनी खुराक ख़ुद बनाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड स्टोर इट इज़ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन फूड। अब पौधे क्या करते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सूरज से रोशनी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, और फिर जो एनर्जी है वो उसको खाने की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। एनिमल्स कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड आर दस टर्म्ड एज कंज्यूमर्स। अब जो पौधों ने खुराक तैयार की थी, जानवर क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। जो पौधों ने खुराक तैयार की होती है उसको दूसरे जानवर जो हैं वो खा लेते हैं, जिनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवर्स। ऐसे जानदार जो पौधे खाते हैं उनको हर्बीवर्स कहा जाता है। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स और कार्निवर्स। जबकि ऐसे जानदार जो दूसरे उन जानवरों को खाते हैं जो घासखोर या जो सिर्फ घास खाते हैं, उनको कार्निवर्स कहा जाता है। ह्यूमन्स एंड सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज मीट ऑफ एनिमल्स आर दस कॉल्ड ओमनिवर्स। इंसान और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं, तो उनको हम ओमनिवर्स कहते हैं, जिनमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, सनलाइट एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स फूड एज केमिकल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम प्रोड्यूसर्स टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स।
तो ये जो प्रोसेस है ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाया और खाए जाने का जो अमल है, प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, सनलाइट जो है, सनलाइट एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं उसमें, और देन वो ट्रांसफ़र हो जाती है नेक्स्ट में जो घास खाते हैं, और फिर वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है जो घास खाने वाले जानवर होते हैं। और फिर देन जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि सूरज की रोशनी लेके वो अपनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। तो पौधों को कौन खाता है, ये ग्रास ऊपर खा लेता है, ठीक है, एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसको देन इसको खा लेता है रैट, तो एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर रैट को कुछ दूसरा जानवर खा लेता है, एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन कॉल्ड फूड चेन। खाना बनाना और जो जानदारों का एक दूसरे को खाना जो है ये एक सिलसिला बन जाता है, इस सिलसिले को कहते हैं फूड चेन। अ फूड चेन स्टार्ट्स एट द प्रोड्यूसर लेवल एंड इज़ फॉलोड बाय हर्बीवर्स लेवल। जो फूड चेन का जो स्टार्ट है वो प्रोड्यूसर से होता है, ठीक है, प्लांट से होता है। देन इट कंटिन्यूज टू द कार्निवर्स, secondary consumers and tertiary consumers. At the end dead bodies of the organisms are consumed by decomposer. तो स्टार्टिंग जो है ये यहाँ पे बनी है फूड चेन, स्टार्ट जो होगा वो प्रोड्यूसर से यानी प्लांट से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होंगे वो हर्बीवर्स होंगे जो सिर्फ घास खाते हैं, और हर्बीवर्स से नेक्स्ट आएंगे कार्निवर्स, जो प्राइमरी कार्निवर्स जो घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं, और देन उन जानवरों को जो दूसरे जानवर खाते हैं वो सेकेंडरी कार्निवर्स होते हैं। और फिर एंड पे क्या होता है, एट द एंड डेड बॉडीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूम्ड बाय, जो डेड बॉडी होती है लास्ट सेकेंडरी कार्निवर की, तो वो जब मर जाता है तो वो डिकम्पोजर जो है वो उसकी खुराक, बैक्टीरिया की खुराक बन जाता है वो। इन रियलिटी फूड चेन आर नॉट सिंपल बिकॉज एनिमल्स ईट अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हकीकत में फूड चेन इतनी सिंपल नहीं होती जितनी यहाँ पे बनी है कि प्रोड्यूसर को सिर्फ रैबिट खा जाता है और उसको फॉक्स ने खा लिया और उसको लाइन ने, ऐसा नहीं होता। A fox, for example, does not feed only on rabbits but also take rats and squirrels in its diet. ऐसा नहीं है कि फॉक्स जो है वो सिर्फ रैबिट खाता है, वो और भी दूसरे जानवरों को, जैसे स्क्वॉल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, ठीक है, उसको खा सकता है, रैट्स चूहों को खाता है। तो फॉक्स जो है वो दूसरे जानवरों को भी खाता है, सिर्फ रैबिट को ही नहीं खाता। सिमिलरली आउल एंड हाक में ऑल्सो टेक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज देयर फूड। इस तरह दूसरे जानदारों की भी कुछ और जानदार खुराक बन सकते हैं, तो ये इतनी सिंपल नहीं होती। These relationship or interactions between different organisms can be expressed more accurately as a food web shown in figure. ये जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि डिफरेंट फूड चेन्स बन रही हैं और ये डिफरेंट फूड चेन्स मिलके एक फूड वेब बनाती हैं, जाल सा बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को खा रहे हैं और मुख्तलिफ फूड चेन्स बना रहे हैं, सिंपल फूड चेन नहीं है। दीज फूड चेन्स आर जॉइंट टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। तो मुख्तलिफ फूड चेन्स मिल के जो है वो फूड वेब बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल पैरामिड। इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है? ये एक ऐसी तस्वीर होती है, ऐसी डायग्राम है पैरामिड, जिसमें जानवरों के खाए जाने की जो है तरतीब बताई जाती है कि किस तरतीब से जानवर जो है वो खाते हैं। The different feeding levels of organisms in an ecosystem are called trophic levels. For example, producer, herbivores, primary carnivores, etc. वो कहते हैं डिफरेंट फीडिंग लेवल्स, खाए जाने के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे माहौलियाती निज़ाम में, तो वो उनको उन लेवल्स को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं, फिर नेक्स्ट लेवल आता है हर्बीवर्स का, फिर उससे नेक्स्ट लेवल आता है प्राइमरी कार्निवर्स का, फिर उससे नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्निवर्स का। तो इस तरह ये लेवल्स जो है वो चलते हैं। बायोलॉजिस्ट एक्सप्रेस द ट्रॉपिक रिलेशनशिप बाय द डायग्राम दैट टेक द शेप ऑफ पैरामिड। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक डायग्राम बना के, जिसको पैरामिड कहा जाता है, उसके थ्रू इन लेवल्स को शो किया है। These diagrams are thus called ecological pyramid. इन diagrams को ecological pyramid कहते हैं। At the base of the pyramid are producers और green plants. इसकी जो base होती है, bottom जो होता है वो producer से start होता है। The upper levels are occupied by primary, secondary and tertiary consumers in the ascending order. फिर इस तरह से मुख्तलिफ orders में वो producer then herbivores, इस तरह उनके levels चलते जाते हैं। Usually primary carnivores, herbivores are the rest, और
आर कार्निवर्स और ओमनिवर्स। तो वो मुख्तलिफ लेवल्स बनते हैं। सबसे पहले हर्बीवर्स आएगा, फिर जो है वो प्राइमरी कार्निवर्स और सेकेंडरी कार्निवर्स, इनके लेवल्स बन जाएंगे। द इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजुअली बेस्ड ऑन नंबर्स एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये बेसिकली बेस करती है, बुनियाद है इसकी कि ये नंबर्स पे, यानी उनके जो जानदार हैं उनके नंबर, तादाद उनकी और उनका वेट, तो ये इस पे बेस करती है। बोथ द नंबर्स एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ पिरामिड। अब नीचे से ऊपर जाते जाते, बॉटम से टॉप पे जाते जाते जो इनका नंबर है और इनका वेट जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द डिक्रीज़ इन नंबर्स और वेट, हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसका रीज़न ये है, वजह ये है कि हर लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल को जो एनर्जी जो है या तवानाई जो है वो देता है। तो ऊपर जाते जाते इनकी तवानाई जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इनके नंबर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वेट पे भी। It has been estimated that in an ecological pyramid, the herbivores are generally 1/10 of the weight of the producer and the carnivore are 1/10 of the weight of the herbivore. तो वो कहते हैं कि अंदाज़ा ये है कि जो घासखोर जानवर हैं जो सिर्फ घास को खाते हैं तो वो घास के 10वें हिस्से के बराबर होते हैं, और जो गोश्तखोर जानवर हैं वो घास खाने वाले जानवरों के 10वें हिस्से के बराबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे प्लांट्स वेजिंग 100,000 किलोग्राम वुड बी इनफ टू फूड स्मॉल हर्बीवर एनिमल्स वेजिंग 10,000 किलोग्राम। तो वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर पौधों का वज़न 100,000 किलोग्राम है तो वो 10,000 किलोग्राम घासखोर जानवरों को खुराक दे सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह अगर 10,000 किलोग्राम ऑफ हर्बीवर्स वुड सपोर्ट प्राइमरी कार्निवर्स वेजिंग 100 किलोग्राम। तो इस तरह जिनका वेट जो है वो 10,000 किलोग्राम है हर्बीवर्स का, तो वो 100,000 किलोग्राम वाले को खुराक दे सकते हैं। इसी तरह से दीज कार्निवर्स, और जिनका 100 किलोग्राम है वो 1000 किलोग्राम है वो 100 किलोग्राम वाले को खुराक जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह ये ऊपर जाते जाते एनर्जी जो है वो तवानाई जो है वो ज़ाया हो जाती है और इनका डिक्रीज़ हो जाता है, नंबर्स भी और वेट भी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस है। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि तमाम जानदार ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन इकोलॉजिकल communities interact with one another in 3 major ways which are as follows। 3 major ways यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है predation। Consumers that actively hunt other organisms are called predators। जानदार जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीडेटर, शिकारी कहलाते हैं। The organisms upon which a predator feed is called prey। और जिसका वो शिकार करते हैं उसको क्या कहा जाता है? prey। प्रीडेटर मतलब शिकारी और प्रे जो शिकार हुआ है, जो शिकार होने वाला है। अ फ्रॉग दैट ईट एन इंसेक्ट इज़ अ प्रीडेटर। फ्रॉग, ये डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर है, वो उसने शिकार किया है, तो फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर है। द इंसेक्ट इज़ द प्रे, और जिसका शिकार हुआ है वो प्रे है। द फ्रॉग itself is the prey to the organisms such as snakes and storks। अब ऐसा नहीं है कि ये शिकार कर रहा है, ये भी शिकार हो सकता है दूसरे बड़े जानवरों का। The predator is turn are prey to large carnivores। जो predator है, ये शिकारी है, ये दूसरे बड़े जानवरों का शिकार हो सकता है। The size of predator and prey populations are closely linked। इनका जो शिकार और शिकारी जो हैं उनकी आबादी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? अ लार्ज प्रे पॉपुलेशन सपोर्ट मोर प्रेडेटर्स। अगर शिकार की आबादी ज़्यादा होगी तो शिकारियों की आबादी भी ज़्यादा होगी, वो भी ज़्यादा तादाद में होंगे। इफ़ अ प्रे पॉपुलेशन ग्रोज और श्रिंक्स द नंबर ऑफ प्रेडेटर में ऑल्सो चेंज एज वेल। अगर शिकार कम हो जाएंगे तो शिकारी भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपटीशन, मुकाबला। Competition occur when 2 or more individuals or populations attempt to use the same resources of environment, for example food, water, shelter और sunlight। माहौल में जब 2 या 2 से ज़्यादा ग्रोह या जानदार जो हैं वो सेम चीज़ के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर कंपटीशन करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ख़ुराक के लिए भी कंपटीशन हो सकता है, पानी के लिए हो सकता है, शेल्टर रहने के लिए हो सकता है, या सूरज की रोशनी के लिए।
We know that every environment has limited amount of resources. हम जानते हैं कि हमारे माहौल में जो लिमिटेड रिसोर्स पाए जाते हैं, एक महदूद हद तक वसाइल मौजूद हैं. When one or more individuals or population use the same resources, they become less available to others. अगर जो एक से ज़्यादा population सेम चीज़ को इस्तेमाल करना चाहेंगी तो वो डेफिनेटली कम हो जाएगी. Competition that can occur among organisms with a population that intraspecific competition or between different species that intraspecific competition. अब ये competition जो है वो सेम स्पीशीज़ के जानवरों में भी हो सकता है, जैसे हिरन का हिरन के साथ, जैसे कि ये तस्वीर में नज़र आ रहा है. हिरन का हिरन के साथ भी कंपटीशन हो सकता है और हिरन का किसी और जानवर से भी हो सकता है. तो ये वसाइल के लिए कंपटीशन जो है वो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन इनका होता रहता है अगर वसाइल कम होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बियोसिस. सिम्बियोसिस का मतलब होता है बाहमी ताल्लुक़. A relationship where two species live together closely is called symbiosis. वो ताल्लुक़ जहाँ दो स्पीशीज़ जो हैं, दो काइंड के जो जानदार हैं, वो आपस में क्लोजली रहते हैं, करीब रहते हैं, तो उस ताल्लुक़ को कहते हैं सिम्बियोसिस. The type of symbiosis in which one species gets benefits while the other species is neither benefited or harmed is called commensalism. अच्छा, द टाइप ऑफ सिम्बियोसिस ऐसी टाइप जिसमें जो स्पीशी है एक, उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो इस ताल्लुक़ को हम कहेंगे कमेंसलिज्म. फॉर एग्ज़ाम्पल, लीचन्स एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोज ऑन द ट्रंक ऑफ द बिग ट्री. एक बड़े दरख्त के तने पे जो है वो लीचन्स लगी हुई हैं और स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. तो दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्री वाइल द ट्री गेट्स नो हार्म और बेनिफिट. तो इस सिलसिले में ना तो दरख्त को, अगर वो दरख्त से अपना खाना ले रहे हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो ना तो दरख्त को फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है. अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज़ गेट बेनिफिट्स इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. जिसमें दोनों को फ़ायदा हो वो रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है. एन एग्जांपल इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर्स एंड इंसेक्ट दैट पॉलिनेट देम. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिलेशनशिप है फूल और इंसेक्ट के बीच में, द फ्लावर, वो एक को, दोनों को फ़ायदा हो रहा है. कैसे? द फ्लावर्स प्रोवाइड फूड टू द इंसेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर. तो फूल जो हैं वो नेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको, इंसेक्ट को. इन रिटर्न द इंसेक्ट हेल्प द क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ. अच्छा, फूल उसको रस देते हैं पौधे को और एनिमल को, ठीक है, वो परिंदे को. तो फूल जो है वो उसको नेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रस देते हैं, और इंसेक्ट जो है बदले में उसको क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है. तो इसलिए दोनों का ही फ़ायदा होता है इसमें. इस ताल्लुक़ को जो है वो म्यूचुअलिज्म कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी माहौलियाती निज़ाम में बिगाड़ कैसे पैदा होता है या ख़राबी कैसे होती है या उनका तवाज़ुन कैसे बिगड़ जाता है. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम, ओवर हंटिंग, माइग्रेशन एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स विच आर disturbing the natural balance of ecosystem. This is called ecological imbalance. तो कुछ उन्होंने कंडीशंस बताई हैं जिनकी बेस पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे जब किसी इलाके में नए जानदार आ जाते हैं, या फिर ओवर हंटिंग, किसी स्पीशी का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाना, या फिर माइग्रेशन, जानदारों का हिजरत कर जाना. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है. सबसे पहले उन्होंने बताया इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशी, यानी नए ग्रोह का, नई नस्ल के जानदारों का आना. The entering of a foreign species into any area can imbalance the natural ecosystem. किसी नई या गैर मुल्की नस्ल के जो जानदार हैं, जब वो किसी दूसरे इलाके में जाते हैं तो उससे नेचुरल जो इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इन द फिलीपींस सम स्पीशीज सच एज टोड एंड गोल्डन स्नेल वर इंट्रोड्यूस्ड. फॉर एग्जांपल, जो फिलिपाइन है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि टोड, जो कि फ्रॉग की एक टाइप है, टोड और गोल्डन स्नेल वर इंट्रोड्यूस, मुतारफ़ करवाए गए, यानी वो वहाँ मौजूद थे. द पॉपुलेशन ऑफ दीज स्पीशीज़ वर अनकंट्रोलेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेचुरल एनिमीज़. तो इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि इनके दुश्मन वहाँ मौजूद नहीं थे. तो इसलिए इनकी तादाद इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता था. नेक्स्ट टॉपिक है ओवर हंटिंग, यानी जानदारों का बहुत ज़्यादा शिकार. It is defined as the relentless chase for wild or game animals to kill or catch them for economic or personal gains or food. यानी जानदारों का बहुत ज़्यादा शिकार करना, जंगली जानवरों का, उनको बार बार पकड़ना, उनको मारना,
अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या खुराक के लिए, तो ये ओवर हंटिंग कहलाता है। एक्सेसिव हंटिंग कैन कॉज एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा शिकार जो है वो किसी ग्रोह के किसी स्पीशी के ख़त्म होने का बायस भी बन सकता है। ओवर हंटिंग ऑफ वन एनिमल स्पीशी कॉज एन abundance of the other, hence leading to the imbalance in the natural ecosystem and the food chain. अगर एक जानवर को बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा हो, एक स्पीशी का बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, तो ज़ाहिर बात है दूसरी जो है वो उसकी तादाद जो है वो बढ़ जाएगी और उससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यानी तवाज़ुन ख़राब हो सकता है उसकी तादाद बढ़ जाने से। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की कमी। Due to overpopulation and our constant need to factory-made products, the use of water from water bodies has been increased. तो वो कह रहे हैं कि ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से, एंड कांस्टेंट नीड टू फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में चीज़ें बनाई जाती हैं उसके लिए पानी का जो इस्तेमाल है वो बढ़ रहा है। पॉपुलेशन के वजह से आबादी ज़्यादा हो रही है तो फैक्ट्री में चीज़ें भी ज़्यादा बन रही हैं, इस वजह से पानी की जो है वो कमी हो सकती है। द रिज़ल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज़, इस वजह से जो फ्रेश वाटर है उसमें कमी आ रही है। रिवर्स में, दरियाओं, झीलों वगैरह में जो है वो फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज़ इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द फैक्ट्री वेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से ही पोल्यूशन जो है वो हो रही है या पानी कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मोर डोमेस्टिक यूज़ ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज़। बल्कि जो घरों का पानी है, आलूदा पानी, वो भी उस वजह से भी जो है वो पानी आलूदा हो रहा है ज़्यादा और फ्रेश वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। Climate change also affect the water supply in our environment through flood or drought. अच्छा, क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ जब होती हैं तो उस वजह से भी पानी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, पानी की सप्लाई पे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड, अगर सैलाब आ जाता है तो सैलाब में पानी इतनी क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, तो वो फिर दूसरे पानी को भी आलूदा कर देता है। और अगर खुश्क साली यानी ड्राफ्ट, खुश्क साली हो जाती है, इसमें बारिशें ही नहीं होती तो इसमें वैसे ही पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेश वाटर जो है वो कमी होती जा रही है, जिससे कुदरती तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो सकता है। जब जानदारों को पानी नहीं मिलेगा तो इससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन, हिजरत करना। माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन जो है वो जानदारों का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना जो है वो माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। दिस मूवमेंट चेंज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। अच्छा, जब माइग्रेशन होती है तो इफ़ेक्ट पड़ता है जो उनकी पॉपुलेशन है, आबादी पे इफ़ेक्ट पड़ता है जानदारों की। द माइग्रेशन यूजुअली टेक प्लेस फॉर सर्च ऑफ फूड। माइग्रेशन होती क्यों है, हिजरत क्यों करते हैं जानदार? ज़्यादातर खुराक की वजह से, वाटर, पानी की वजह से, या शेल्टर, रहने की जगह के लिए हिजरत कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स माइग्रेट फॉर द सर्च ऑफ फूड। फॉर एग्ज़ाम्पल परिंदों का खुराक के लिए माइग्रेट करना, हिजरत करना, तो इससे भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। क्योंकि अगर जानवर हिजरत कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे, तो पीछे उस माहौल में जहाँ वो रह रहे थे पहले वहाँ कमी हो जाएगी, या तो शिकार की कमी हो जाएगी, या शिकारी की कमी हो जाएगी, या किसी भी वजह से जो चंद वजूहात बताई गई हैं, इस वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माहौलियाती मसाइल। सबसे पहले उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को डिफ़ाइन किया है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, सम गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ कॉजिंग इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वो कह रहे हैं कि कुछ माहौल में गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, मीथेन गैस है, CH4, नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, NO2, वाटर वेपर्स हैं यानी पानी के बखरात जो हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये ज़मीन से फ़िज़ा में जाने वाली जो गर्मी है, जो हीट है, उसको रोक लेते हैं। इस वजह से जब वो हीट वहाँ फ़िज़ा में जाती नहीं है, वो तो ज़मीन पे ही रुक जाती है, तो फिर उस वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। एंड द फिनोमेना इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये जो सारा अमल है, ये प्रोसेस जो है, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सेट्रा आर द
द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीज इन द एटमोसफेयर। वो कह रहे हैं कि कुछ इंसानी काम हैं, कुछ इंसानी अमल हैं ऐसे, जैसे ईंधन का जलना, तो इस वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं फ़िज़ा में, उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। दिस स्पीड अप द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इस वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में भी इजाफ़ा हो रहा है, यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एज अ रिज़ल्ट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि द इंक्रीजिंग रेट ऑफ, जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा तो ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा इनके गैसेस के बढ़ने की वजह से। तो ये जो ज़मीन है वो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से गर्मी ज़्यादा होगी। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस ऑन द पोलर रीजन्स एंड द माउंटेन्स मेल्ट्स एट अ ग्रेटर रेट। अब बहुत टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पोलर रीजन्स हैं, जो बर्फ़ानी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फ़ जो है, चाहे वो माउंटेन्स में है, पहाड़ों में या किसी भी फॉर्म में है, तो वो मेल्ट हो रही है, ठीक है। वो मेल्ट होकर उससे क्या बनेगा, पानी बनेगा, तो उसके रेट में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दिस लीड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर विच इंक्रीज फ्लड्स इन द लो लाइंग कोस्टल एरियाज़। तो इस वजह से जो है वो समंदरों का पानी ज़्यादा आने की वजह से समंदरों का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और ये सैलाब की वजह भी बन सकता है, जो कि नुकसानदा है कोस्टल, जो देहाती इलाका जात होते हैं उनके लिए। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो जो मौसम है मुख्तलिफ़ रीजन्स का, मुख्तलिफ़ इलाकों का, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ की आबोहवा पे भी असर पड़ रहा है, तो वो भी बदलती रहती है। द ग्लोबल वार्मिंग इज़ दस अ थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ, यानी ये टेम्परेचर का ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़मीन पे नुकसानदा साबित हो सकती है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। वो फैक्टर्स बताए हैं जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है या ज़्यादा होती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सबसे पहले है फॉसिल फ्यूल, ईंधन का जलना। When fossil fuels are burned to run vehicles and industries, they emit many greenhouse gases like carbon dioxide, which cause global warming. When fossil fuel, जब वो ईंधन जलते हैं, लाइक कोल, गैस, ऑयल वगैरह, तो जब फॉसिल फ्यूल जो है वो जलते हैं गाड़ियों के चलने से या इंडस्ट्रीज़ के, फैक्ट्रियों के चलने से, तो दे इमिट मैनी ग्रीन हाउस गैसेस, तो उससे इमिट होती हैं, खारिज होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जो वजह बनती हैं ग्लोबल वार्मिंग की। उन गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिलीज पॉइजनस सब्सटेंस इन द एयर। जो ईंधन का जलना है, फॉसिल फ्यूल का जो जलना है, उस वजह से इमिट होता है, खारिज होती हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस, जहरीले मादे भी हवा में शामिल हो जाते हैं उसके थ्रू। गैसेस के अलावा जहरीले मादे भी जो हैं वो हवा में या फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच मेक द एयर अनफेवरेबल फॉर लाइफ आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो वो जहरीले मादे जो ज़िंदगी को जो है वो ख़राब बनाते हैं हमारे लिए या नापसंदीदा बनाते हैं, वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। उन्होंने यहाँ पे एक को मेंशन भी कर दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट्स में से एक है, हवा के जहरीले मादों में से एक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो इट अफेक्ट द ह्यूमन, एक तो ये असर कर सकता है हमारे ऑर्गन सिस्टम पे, हमारे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं उन पे, लाइक इससे क्या हो सकता है, हेडेक, सर दर्द होता है, ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, रिस्पिरेटरी, सांस लेने में मसला हो सकता है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं इस वजह से। और नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व इन द एयर वाटर एंड कॉज एसिड रेन। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एक बेरंग गैस होती है, इसकी स्मेल जो है वो बहुत डिसऑर्डर स्मेल होती है, बहुत तेज़ गंदी स्मेल होती है। तो और नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है ये वो गैस है जो नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं बारिश के पानी में, फ़िज़ा में जाके जब ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो फिर इनकी वजह से जो बारिश होती है वो तेज़ाबी बारिश होती है। एक्सपोजर टू सल्फ़र डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, निमोनिया, लंग कैंसर एक्सेट्रा।
एक्सपोजर का मतलब होता है कि अगर हमारा इनसे सामना हो जाए, इनसे वास्ता पड़ जाए, तो ये हमें बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में मसला हो सकता है, निमोनिया हो सकता है या लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दूसरा उन्होंने वजह बताई है, दूसरा फैक्टर बताया है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात की कटाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, यानी जब बहुत ज़्यादा जंगलात जो है वो काटे जाते हैं, उनकी तबाही को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसानी अमल की वजह से जब जंगलात तबाह होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, इसके बहुत बुरे असरात होते हैं माहौल पे डिफॉरेस्टेशन के। इट चेंज वेदर एंड क्लाइमेट, इससे जो है वो आबो हवा चेंज हो जाती है, इससे मौसम बदलता है, ठीक है। रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल, रूट्स ऑफ ट्रीज़ जो दरख्तों की जड़ें होती हैं, उन्होंने उसको दरख्त को पकड़ के रखा होता है, होल्ड करके रखा होता है ज़मीन के अंदर, मिट्टी में। कटिंग ऑफ ट्रीज़ लीड्स टू सॉइल erosion एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट through this process. When forests are cut, rate of evaporation is reduced which result in less rain. जब जंगलात जो है वो काटे जाते हैं तो बुखारात कम से कम जो है वो बनते हैं, ठीक है, और उससे बारिश भी जो है वो कम होती है। फिर deforestation decrease the carbon dioxide consumption by plants, increasing its amount in the environment. This leads to the increased greenhouse effect and global warming. अच्छा, जंगलात जो हैं, जब जंगलात काटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कटाई होती है उनकी, तो फिर जो माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इस्तेमाल भी कम हो जाता है, क्योंकि पौधे उसको यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं दूसरी ऑक्सीजन गैस को। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, तो फिर इससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा होना। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, बिकम लार्जर दैन द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, एक माहौल की कैपेसिटी से, मतलब एक एनवायरनमेंट में जितनी स्पेस है उससे अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वो ओवर पॉपुलेशन कहलाएगा। मोर पीपल डिमांड फॉर मोर ऑयल, कोल, गैस एंड अदर एनर्जी सोर्सेज, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा चाहिए होंगे रिसोर्सेज जो हैं, लाइक ज़्यादा लोग हैं तो गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है ज़्यादा यूज़ होने से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से। व्हेन मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड, मोर ग्रीन हाउस गैसेज एंड पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। जब ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ होंगे तो जहरीले मादे भी ज़्यादा रिलीज़ होंगे हमारे एनवायरनमेंट में। इन दिस वे ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट इन मोर ग्लोबल वार्मिंग, इस वजह से ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट उन्होंने सोल्यूशंस बताए हैं, सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि इसका सोल्यूशन क्या है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो वाहिद वो सियारा है जहाँ पे ज़िंदगी जो है मुमकिन है। पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन द अर्थ। जो पोल्यूटेंट्स हैं, जहरीले मादे हैं, वो नुकसानदा हो सकते हैं ये लाइफ के लिए, जो ज़मीन पे ज़िंदगी एक है इसके लिए वो नुकसानदा हैं। व्हाट शुड वी शुड कीप द अर्थ एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमें हमारे अर्थ को, इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन रखना चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफ जो है वो कायम की जा सके या गुजारी जा सके। हेयर आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं कि किस तरह हम हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन जो उन्होंने बताया है वो है रिड्यूसिंग पोल्यूशन को कम किया जाए, आलूदगी कम की जाए। कैसे कम की जा सकती है? वी शुड टेक मैनी स्टेप्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। बहुत से स्टेप्स, इकदामात कर सकते हैं हम पोल्यूशन को कम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू ऑन द ओपन प्लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक ट्रैश है, घरों का जो कूड़ा क्रिकेट है, जो वेस्ट है, उसको ऐसे ही ओपन प्लेस पे नहीं फेंका जाए, उसको कहीं ओपन प्लेस पे फेंकने से गुरेज किया जाए। पहली तो कंडीशन ये थी। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैवल। इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार, हर कोई जो है वो पर्सनल कार अगर यूज़ करेगा तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होगी। इसकी बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, क्योंकि उसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है।
तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि आप पर्सनल कार की जगह जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें। सल्फ़र एंड लीड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। सल्फ़र जो है, जो पीछे हमने पढ़ा कि सल्फ़र और ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस जो थी, उनमें जो सल्फ़र गैस थी उसकी बात की जा रही है कि उसको उससे फ्री जो फ्यूल है उसको यूज़ किया जाए। फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज़, जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं उससे दूर फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज सनतें वगैरह उससे दूर लगाई जाएँ। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। तो वो कह रहे हैं कि जो सनतों से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, जहरीली गैसेस हैं, उसको पहले न्यूट्रलाइज़ किया जाए। न्यूट्रलाइज़ का मतलब है कि उसमें से जो जहरीलापन है वो ख़त्म किया जाए, फिर उसको हवा में छोड़ा जाए। इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून प्रॉपरली। जो गाड़ियों के इंजन्स हैं उनकी ट्यूनिंग कराई जाए, प्रॉपर मरम्मत कराई जाए। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज्ड। जो CFCs फ्री प्रोडक्ट्स हैं, CFCs कहते हैं क्लोराइन, फ्लोराइन और कार्बन को, तो इससे फ्री प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएँ। 4R स्ट्रेटजी बताई गई थी। 4R स्ट्रेटजी कहते हैं रिफ्यूज़, रिड्यूस और रीयूज़ और रिसाइकिल को। तो वो कह रहे हैं कि 4R स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। तो 4R स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाए। और इसके अलावा ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड। दरख्त लगाए जाएँ रोड्स की साइड्स पे, तो इससे भी जो है वो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है शजरकारी या ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज़ कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन एज प्लांट अब्जॉर्ब पोल्यूटेंट्स। तो वो कह रहे हैं कि प्लांटिंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, क्योंकि जो दरख्त हैं वो ये पोल्यूटेंट्स को, जो जहरीले मादे होते हैं, इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एन एरिया एट अ लोअर लेवल दैन एन एरिया दैट डज़ नॉट हैव ट्रीज़। तो वो कह रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एरिया। जहाँ दरख्त लगे होंगे वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होगा उस इलाके से जहाँ पे दरख्त नहीं होंगे, दोनों में फ़र्क होगा। इसलिए ज़्यादा जहाँ पे दरख्त होंगे वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत उस इलाके के जहाँ पे दरख्त नहीं है, वहाँ की आबोहवा जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। दे आर ऑल्सो द हैबिटेट फॉर द बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स। और एक और वजह है प्लांटेशन की कि ये बहुत से जानवरों का जो है वो हैबिटेट यानी रहने की जगह भी है दरख्त। ट्रीज़ आर ऑल्सो सोर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। एक और इसका बेनिफिट बताया गया है कि ये दरख्त जो है वो सोर्स हैं, ज़रिया हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, यानी इनसे हमें फल मिलते हैं और फूल वगैरह लगते हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैव टू प्लांट ट्रीज़ एंड इन्हांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि हम सबको ही जो है वो दरख्त लगाने चाहिए ताकि ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी जो ख़तरे में हैं जो गिरोह या जानदार, उनको हिफाजत उनकी कैसे की जा सकती है, उनको बचाया कैसे जा सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज रैपिड एंड वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स। तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, इंसानी सरगर्मियाँ, इंसानी काम ऐसे हैं कुछ कॉज रैपिड, जो वजह बन रहे हैं बहुत तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पे इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौलियाती तब्दीली की, दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स, जिसका असर हो रहा है जानदारों पे। मैनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। बहुत सी स्पीशीज़, बहुत से ग्रोह या कुछ नस्लें ऐसी हैं जानदारों में जो ख़त्म होने के करीब हैं। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसे ग्रोह को, ऐसी नस्लों को जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है, यानी जो ख़तरे में हैं, जो ख़त्म होने के करीब हैं। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्पीशीज़ बिकमिंग इंडेंजर्ड इज़ हैबिटेट लॉस। तो वन ऑफ द मेजर कॉज, जो सबसे बड़ी वजह है स्पीशीज़ की इंडेंजर्ड होने की, ख़तरे में होने की, वो रहने की जगह है, उनका हैबिटेट है। ह्यूमन कट डाउन ट्रीज़ इन फॉरेस्ट फॉर हार्वेस्टिंग। इंसान जो हैं वो दरख्त काट देते हैं, जो ज़्यादातर रहने की जगह ही जानदारों की जो है वो जंगलात हैं, तो वो उनको कट कर देते हैं। दे क्लियरली फॉरेस्ट और ड्रेन वेटलैंड टू यूज़ द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड सेटलमेंट। तो यानी खेती बाड़ी के लिए कट कर देते हैं, ठीक है, या फिर रहने के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है उनको, उस लिए तो वो जो जंगल हैं वो काट देते हैं और फिर जो ऐसी जगह होती हैं उनको क्लियर कर देते हैं।
Similarly, pollution, global warming, excessive hunting are also the cause of species becoming endangered. बिल्कुल इसी तरह से जो पोल्यूशन है, आलूदगी या फिर ग्लोबल वार्मिंग या एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार, ये भी वजह बन रहे हैं स्पीशीज़ के ख़त्म होने की. सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान आर स्नो लिपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन, मार्खोर एक्सेट्रा. कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं उनको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे स्नो लिपर्ड है, इंडस रिवर है या इंडस डॉल्फिन है और मार्खोर. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ख़तरे में हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं. गवर्नमेंट्स डेवलप प्लान्स टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज़. जो गवर्नमेंट है उसको डेवलप करने चाहिए, ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए उनको बचाने के लिए. सच प्लांट्स इंक्लूड रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन. इसमें जो है उनको डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए. सेटिंग असाइड नेचर रिज़र्व्स, कुदरती मखसूस इलाके उनके लिए मुख्तस करने चाहिए जहाँ पे उनको रखा जा सके. रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को कम करना चाहिए. एंड प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट, उनका जो कुदरती मस्कन है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि उनको जो है वो हिफाजत प्रोवाइड की जा सके. द हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ ऑल्सो बैंड. हंटिंग, शिकार, और ट्रेड का मतलब होता है उनकी तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त. तो वो कह रहे हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनका शिकार और उनका जो ख़रीद फ़रोख्त है, जो इनकी तिजारत है, वो भी बैन करनी चाहिए गवर्नमेंट को. मोर ओवर गवर्नमेंट मेक प्लान्स टू टेक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इनटू प्रोटेक्टिव कस्टडी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स. गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को वो प्लान्स बनाने, जैसा उनकी प्रोटेक्टिव कस्टडी के लिए, यानी उनके लिए कोई ऐसा प्लान सोचना चाहिए जहाँ पे उनको रखा जा सके हिफाजत से. फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स में बी केप्ट इन द ज़ू, उनके लिए ज़ू बनाए जा सकते हैं जहाँ पे उनको हिफाजत से रखा जा सकता है. नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है. सबसे पहले है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर हमने बताना है. द फिनोमेना विच डज़ नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, वो अमल बताना है जिसका ग्लोबल वार्मिंग से कोई जो है वो वास्ता नहीं है. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन या फोटोसिंथेसिस. इसका सही आंसर है फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड. जो फीडिंग लेवल है वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं. थर्ड पे है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड. ऑल द फूड चेन्स आर जॉइन टुगेदर, सारी फूड चेन्स मिलके आपस में फूड वेब बनाती हैं. इसका सही आंसर है फूड वेब. नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ द सन इज़ ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी बाय. जो सनलाइट है वो कौन लेते हैं, ट्रैप कौन करते हैं, प्रोड्यूसर्स. तो इसका सही आंसर है प्रोड्यूसर. कंज्यूमर दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. वो कंज्यूमर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर. आ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज़ लिव टुगेदर क्लोजली, वो रिलेशनशिप जहाँ दो स्पीशीज़ जो हैं वो क्लोजली रहती हैं उसको कहते हैं, उस रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस कहा जाता है. वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय, हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, रिड्यूसिंग पोल्यूशन कम करके, प्लांटेशन या प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़. तो तीनों ही आएंगे इसमें, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है. इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज़ कॉज्ड बाय, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो किस वजह से हो सकता है, माइग्रेशन की वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, या तीनों की वजह से. तो सही आंसर है तीनों की वजह से ही हो सकता है, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामिड. तो इसका आंसर है पेज नंबर 4 पे. इकोलॉजिकल पैरामिड में ये इसका आंसर है the different feeding levels of organisms and ecosystem are called trophic levels. Producers, herbivores, primary carnivores. For example, biologists express the trophic relationships by the diagram that they take the shape of pyramid. These diagrams are called ecological pyramids. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रीडेशन. प्रीडेशन किसे कहते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेटर या द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज़ कॉल्ड प्रीडेशन. तीसरा क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में डिफरेंस बताना है हमने, और फूड चेन एंड फूड वेब में. इसका आंसर भी पेज नंबर 4 पे है. प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट लेवल्स फॉर्म अ चेन कॉल्ड फूड चेन. और जो फूड वेब है उसका आंसर है ऑल एनिमल्स फीड इन मोर देन वन फूड चेन. दीज फूड चेन्स आर combined together to make a food web.
ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल जो है इसका डिफरेंस यहाँ पे राइट किया गया है. ऑक्सीजन साइकिल इज़ द साइकिल ऑफ ऑक्सीजन वेयर इन ऑक्सीजन गेट्स ट्रांसफर्ड बिटवीन लिविंग सिस्टम एंड लाइफ एनवायरनमेंट. और कार्बन इज़ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कार्बन फ्रॉम मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी वन सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. कोई एक सोल्यूशन बताना है तो इसका आंसर पेज नंबर 10 पे है. प्लांटेशन. Planting more trees can reduce the level of air pollution as plants absorb pollutants. It also maintains the temperature of an area at a lower level than the area that does not have trees. Next question है name some of factors which can cause ecological imbalance. कुछ factors के नाम बताने हमने. पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है. सिर्फ नाम बताने हैं तो इसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, देन ओवर हंटिंग, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई और माइग्रेशन. ये सिर्फ नेम जो है वो राइट करेंगे इस आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल आर हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट. यही वाला आंसर आएगा इसमें, ये राइट किया गया है जो पहले बताया. सेकंड क्वेश्चन है इज़ द सन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. एक्सप्लेन. क्या जो सूरज है वो तवानाई का वाहद ज़रिया है, ये हमें एक्सप्लेन करना है. इसका आंसर है येस, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग. ओवर हंटिंग का क्या इफेक्ट होगा. पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है. Excessive hunting can cause extinction of many species. Overhunting of the animal species cause an abundance of other, hence leading to the imbalance in the natural ecosystem and the food chain. Next investigate question है what would happen if we will not work to reduce global warming. अगर हम global warming को कम नहीं करेंगे तो क्या होगा. पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है. Due to global warming the ice on the polar regions and at the mountains melt at a greater rate. This leads to the rise in the level of sea water which increase floods तक इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है why do the producers occupy the base of the pyramid. प्रोड्यूसर जो हैं वो बेस पे क्यों आते हैं, बॉटम पे क्यों रखा गया है इनको इस लेवल को. तो इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है. द इकोलॉजिकल pyramid are usually based on numbers and weight of organisms at each trophic level. Both the numbers and weight of organisms decrease from base to the top of the pyramid. It has been estimated that in an ecological pyramid the herbivores are generally 1/10 of the weight of the producer and the carnivores are 1/10 of the weight of the herbivores. Next question है hypothesize what would happen in the ecosystem if the population of one of the species is affected. इसका आंसर यहाँ पे राइट किया गया. इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम राइजेस टू मच देन इंटेंस कंपटीशन विल रिजल्ट इन इकोसिस्टम कोलैप्स. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है. अगर चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.